नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी से एजुकेशन पर। तो लैब स्टूडेंट फिजिक्स की जो पीछे वाली क्लास थी उसमें अपन ने पढ़ा था बंधन ऊर्जा के संबंध में, यानी कि जो द्रव्यमान हानि और बंधन ऊर्जा। तो द्रव्यमान हानि से क्या होता है, बंधन ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो वो अपन ने पढ़ा था। अब बंधन ऊर्जा और स्थायित्व में क्या संबंध है, यानी कि बंधन ऊर्जा और नाभिक के स्थायित्व में क्या संबंध है, वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखो होता क्या है कि किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है, नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। इस लाइन को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है, नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। और इस पॉइंट को जानना, प्रति न्यूक्लियन, समझ गए। हो सकता है आप दो नाभिक, कोई नाभिक x है दूसरा y है, इन दोनों की कर रहे हो तुलना कि भाई इन दोनों में से कौन सा अधिक स्थायी होगा। ठीक है, तो आप इन दोनों की तुलना कैसे करोगे, आप निकालोगे इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा नहीं, ध्यान रखना। आप बंधन ऊर्जा से तुलना नहीं कर सकते, आपको तुलना करनी है प्रति न्यूक्लियन बंधन, यानी कि एक न्यूक्लियन के हिस्से में बंधन ऊर्जा कितनी आ रही है। समझ गए, बात समझ रहे हो ना। ठीक है, तो आपको तुलना किससे करनी है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। इसको ध्यान में खोपड़ी बिठा लेना। हाँ, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होती है, नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कब अधिक होगी, जब द्रव्यमान हानि ज़्यादा होगी, यानी कि द्रव्यमान टूट के निकल जाएगा कहीं पे कुछ भी। ठीक है, अब तो उस स्थिति में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कि द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी बढ़ती है। एक पॉइंट है कि द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ती है। और लोहा है जो A = 56, जिसकी द्रव्यमान संख्या क्या है 56 के लिए अधिकतम है, उसके लिए क्या होगा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है। और उसके बाद पुनः घटने लगती है, उसके बाद पुनः घटने लगती है। यानी कि जो बंधन ऊर्जा का जो ग्राफ है, वो यदि आप A और बंधन ऊर्जा अगर B में मान लो ग्राफ खींचोगे तो ऐसे होता है, ग्राफ बढ़ता है फिर वापस घटता है। ठीक है, ऐसे होता है। किसके लिए मैक्सिमम होता है, लोहे के लिए। F = 56 लोहे के लिए मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लोहे के लिए बंधन ऊर्जा अधिक हुई, इसका मतलब लोहा सबसे स्थायी है। लोहा क्या सबसे स्थायी है। नेक्स्ट, बहुत भारी कण, बहुत भारी नाभिक, मतलब जिनका A क्या हो 170 से बड़ा हो, या फिर बहुत हल्के जिनका A 30 से, यानी कि देखो बहुत हल्के मतलब यहाँ आएंगे, नीचे वाले बहुत भारी मतलब यहाँ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 56 तक बढ़ता है, फिर उसके बाद वापस घटता है। ठीक है, तो देखो इनको तीन चीज़ों में बांट लिया। एक तो मध्यवर्ती नाभिक, मध्यवर्ती हो गए 30 से बड़े, 170 से छोटे, बहुत हल्के 30 से छोटे, बहुत भारी 170 से बड़े। तो जो बहुत भारी और बहुत हल्के नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान मध्यवर्ती नाभिक की तुलना में कम होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये वाले नाभिक जो इनके बीच में आते हैं वो तो होंगे स्थायी, वो होंगे स्थायी, और ये वाले होंगे अस्थायी। ये वाले क्या होंगे, अस्थायी। ठीक है, तो ये स्थायी होंगे मतलब बस फिक्स है, इनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अस्थायी मतलब ये क्या करेंगे, अपना स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तभी तो ये रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं। ये क्या करेंगे, रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे, या फिर इस प्रकार की क्रियाओं में भाग लेंगे जिससे इनका स्थायित्व बढ़े। तो ये क्या करेंगे, अतः स्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिक की विखंडन या संलयन होता है। नाभिक की विखंडन और संलयन में क्या होता है, मतलब ऐसा होता है कि जिससे नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने की ओर जाता है। फिजिक्स में हमेशा ध्यान रखना, वस्तु हमेशा अपना स्थायित्व प्राप्त करने की ओर जाएगी। ठीक है, तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ही नाभिक की विखंडन या नाभिक की संलयन होता है, जिससे क्या होता है, उनकी बंधन ऊर्जा बढ़ जाए तथा स्थायित्व प्राप्त हो सके। समझ गए, नाभिक की विखंडन और संलयन क्यों होता है, क्योंकि उससे उनकी बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है और उनको स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। और पूरे ब्रह्मांड में हर एक वस्तु, कुछ भी चीज़ हो, वो हमेशा एक स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करती है। ये मैंने पहले ही बता रखा आपको। ठीक है, ये चीज़ें दिमाग में बिठा लो बस। तो अब क्या होगा, आगे पढ़ेंगे बस रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, जिसमें अल्फा बीटा गामा जो भी चीज़ें निकलती है, क्यों निकलेगी, क्योंकि जो पदार्थ है, जो नाभिक है, उसको स्थायी होना, वो स्थायी होने के लिए अपने में से कुछ चीज़ें निकाल के स्थायी होने की कोशिश करेगी। चलिए अब देखो, अब अगर
मैंने बताया कि भाई किसी पदार्थ की या फिर किसी नाभिक की यदि बंधन ऊर्जा कम है तो वो क्या होगा, अस्थायी होगा, और अगर बंधन ऊर्जा ज़्यादा है तो वो स्थायी होगा। तो सीधी सी बात है, अब यदि वो अस्थायी है तो क्या करेगा, स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा, वो कुछ न कुछ स्वतः ही अल्फा बीटा कण या फिर गामा किरणों का उत्सर्जन करेगा, जिसके कारण क्या होगा, उसकी बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी और उस नाभिक को स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पदार्थ से स्वतः अल्फा बीटा तो क्या होते हैं कण, और गामा होती है किरणें। अल्फा होता है पॉजिटिव, बीटा होता है नेगेटिव, और गामा होती है उदासीन। उत्सर्जित होने की घटना को रेडियो एक्टिविटा कहते हैं तथा पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाता है। यानी जिस पदार्थ से इनका उत्सर्जन होगा, जिस नाभिक से उनका उत्सर्जन होगा, उनको बोलेंगे रेडियो एक्टिव नाभिक या रेडियो एक्टिव पदार्थ। और इनका उत्सर्जन क्या होता है, स्वतः होता है। कैसे होता है, स्वतः होता है। यानी क्यों होता है, क्योंकि वो इन कणों को त्याग कर, अल्फा बीटा गामा किरणों को त्याग कर स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपनी प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब कोई भी पदार्थ अल्फा व बीटा में से किसी एक का ही उत्सर्जन करता है। जैसे कोई भी पदार्थ है तो मैंने बताया कि भाई इनसे अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन होता है, लेकिन कोई भी पदार्थ या तो अल्फा का उत्सर्जन करेगा या बीटा का करेगा, दोनों में से किसी एक का करेगा, दोनों का एक साथ नहीं करेगा। ध्यान रखना, या तो अल्फा करेगा या बीटा करेगा, दोनों में से कोई एक करेगा, दोनों का एक साथ नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, गामा किरणें सभी रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकल सकती है। गामा किरणें सभी रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकल सकती है। ठीक है, सभी से। तो निकलेगी कब, पहले निकलेगा या तो किसी से अल्फा निकल रहा है तो अल्फा निकलेगा, या किसी से बीटा निकल रहा है तो बीटा निकल। उनके निकलने के कुछ समय बाद निकलती है गामा किरणें। इसको निकलने के कुछ समय बाद निकलती है गामा किरणें। ठीक है, मैं आपको चीज़ें सटीक पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो नहीं इंपॉर्टेंट वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, जैसे कि अल्फा बीटा गामा में डिफरेंस वगैरह तो वो मैं नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, फिर देखो अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण होता है एक्चुअली हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक। ठीक है, अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक। अब देखो ये जो समीकरण है ये ना, इनको समझने के लिए आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। जेड एक्स ए, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक, यानी कि जो किसको शो करता है, प्रोटॉन की संख्या को, और ए क्या होता है, जेड प्लस एन, यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। समझ गए। तो ये देखो, तो अल्फा कण तैयार कैसे होता है, अल्फा कण बनता है दो प्रोटॉन। अब मैं इस प्रोटॉन को कैसे लिखते हैं, 1H1 क्या है, 1H1 इज ए प्रोटॉन, यानी कि मतलब इसमें एक हो गया प्रोटॉन और एक, याद देखो यहाँ एक आ गया न्यूट्रॉन 0, तो कितना हो जाएगा 1H1। ठीक है, और न्यूट्रॉन के लिए ओनली पर एक न्यूट्रॉन होगा तो ओनली पर यहाँ 1 n की जगह 1 हो जाएगा, तो यहाँ z की जगह 0, तो देखो 0 n 1। ठीक है, ये होता है न्यूट्रॉन। तो दो प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन ये मिलके क्या बनाते हैं, अल्फा कण। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, अल्फा कण बनाते हैं। समझ गए। जब ये अल्फा कण बनाएंगे तो क्या होगा, इनकी प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उस केस से फिर क्या होगा, इनका मतलब स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा, इनको स्थायित्व प्राप्त हो जाएगा, और सभी यही करने की कोशिश करते हैं। तो आगे अपन पढ़ेंगे अल्फा कण का उत्सर्जन, बीटा कण का उत्सर्जन, इनका उत्सर्जन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे नाभिकीय संचलन और विखंडन। ठीक है, देखो पहले बात करते हैं अपन अल्फा उत्सर्जन की। किसकी, अल्फा उत्सर्जन। तो देखो इस क्रिया में क्या होगा, अल्फा यानी कि क्या होता है 2He4, 2He4। तो 2 क्या होता है, परमाणु क्रमांक या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और 4 क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर। तो जब किसी से ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, उसमें नीचे वाले में तो 2 की कमी, ऊपर वाले में 4 की कमी, यानी कि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। साफ बात है। तो इस क्रिया में मूल नाभिक की परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। देखो मैंने माना कि कोई मूल नाभिक क्या था, X था। क्या था, X था। अब ये अस्थायी कंडीशन में था, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इसने एक बीटा कण का अल्फा कण का त्याग कर दिया। ठीक है, अल्फा कण कैसे होते हैं, धनावेश होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो अल्फा कण का त्याग कर दिया तो क्या होगा, फिर इसने बनाया कोई दूसरा नाभिक Y।
पहले x था, अल्फा कण का त्याग करके दूसरा नाभिक बनाया क्या, y। तो y में क्या होगा, z-2 हो जाएगा क्योंकि 2a यहाँ हो जाएगा, और a में 4 की कमी हो जाएगी क्योंकि 4 ये बाहर निकल जाएगा। तो z-2 y a-4, और साथ में निकलेगी कुछ ऊर्जा, साथ में निकलेगी कुछ ऊर्जा। उस ऊर्जा को बोलते हैं विघटन ऊर्जा। विघटन ऊर्जा का मान क्या होगा, तो भाई साफ बात है, ऊर्जा कभी ना तो मतलब ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा ब्रह्मांड में पहले से है, उतनी रहेगी। तो साफ बात है, विघटन ऊर्जा कहाँ से आएगी, जो इसकी ऊर्जा होगी उसमें से ये और ये घटा दो, ये ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि इसकी ऊर्जा प्लस ये ऊर्जा बराबर ये ऊर्जा, इस साइड की ऊर्जा बराबर इस साइड की ऊर्जा समान रहेगी। ठीक है, ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, नष्ट नहीं होती, यानी कि इस साइड की ऊर्जा बराबर इस साइड की ऊर्जा। तो इस साइड में से ये और ये घटा दे तो ये ऊर्जा आ जाएगी। तो देखो अपन को क्या करना है, अपने को पता है ऊर्जा क्या होती है, mc² होता है, mc² होता है। तो अपन क्या करेंगे, समेशन ऑफ x यानी कि mx का जो है ऊर्जा मतलब टोटल मास, ठीक है, वो आ जाएगा, उसमें से my का मास घटा दो, m अल्फा का घटा दो और c² से गुणा कर दो। कुल मिला के ये हो गया भाई, कहने का मतलब ये था कि mx c² माइनस my c² माइनस m अल्फा c², ये करोगे तो मतलब ये वाली ऊर्जा आपको निकल के मिल जाएगी। समझ गए, ठीक है। और ये समेशन ऑफ mx कैसे करना है मैंने पहले बता रखा है, ठीक है। आपको न्यूट्रॉन का मास दे रखा होगा, प्रोटॉन का मास दे रखा होगा, कितने न्यूट्रॉन है कितने है प्रोटॉन, उन सभी को और c² से गुणा करके आप निकाल सकते हो। चलिए ठीक है। अब उदाहरण, ये आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल भी रटने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ देखो चीज़ों को क्या हो रहा है। ये था कोई यूरेनियम, ये क्या था यूरेनियम, यूरेनियम क्या रेडियो एक्टिव है, तो इसने स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक अल्फा कण का त्याग कर दिया, तो क्या बना, थोरियम बना। क्या बना, थोरियम बना। थोरियम में देखो ये 92 था, ये 90 हो गया, 2 का कमी हो गई, 238 था, ये 234 हो गया। समझ गए। एग्जाम में आपको ऐसे पूछ सकते हैं, ये दे दिया ये दे दिया और यहाँ पे दे देंगे x, बताओ x क्या है, x बीटा है कण है या अल्फा कण है। तो आपको देखना है कि क्या चेंज हो रहा है। तो सब बातें चेंज क्या हो रहा है, 92 से 90 हो रहा है, 238 से 234 हो रहा है, यानी कि श्योरली यहाँ पर क्या होगा, अल्फा कण होगा। समझ गए, इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। उसी प्रकार ये है रेडियम से बनेगा रेडॉन, इसमें भी देखो 2 या कमी, 4 की या कमी, ये बन गया अल्फा कण और कुछ ऊर्जा तो निकलेगी जिसको बोलते हैं विघटन ऊर्जा। समझ गए। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को करना है। अब जैसे कि ये विघटन ऊर्जा निकालने के आप क्या करोगे, इसकी ऊर्जा निकालोगे, उसमें से ये ऊर्जा और ये ऊर्जा, इन दोनों की जो ऊर्जा किससे, इनके दरमियान से mc² ऊर्जा घटा दोगे तो ये वाली ऊर्जा आपको मिल जाएगी, विघटन ऊर्जा। समझ गए। ये हो गया अल्फा उत्सर्जन, अल्फा उत्सर्जन। अब पढ़ते हैं बीटा। अब देखो बात करते हैं बीटा उत्सर्जन की। किसकी बात करते हैं, बीटा उत्सर्जन। तो बीटा उत्सर्जन में 2 चीज़ आती है, एक तो इलेक्ट्रॉन आता है और एक पॉजिट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉन तो आपने सुना होगा, पॉजिट्रॉन नई चीज़ है। ये क्या बला है मैं बताता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो भी उसको बोलेंगे बीटा डीके, बीटा क्षय या बीटा उत्सर्जन, या फिर पॉजिट्रॉन निकला तो भी उसको बोलेंगे बीटा डीके यानी बीटा उत्सर्जन, उसको बोलते हैं बीटा क्षय, ठीक है। इस क्रिया में मूल नाभिक का परमाणु क्रमांक 1 या तो घट जाता है या बढ़ जाता है, या तो 1 घटेगा या बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा या निकलेगा पॉजिट्रॉन। समझ गए। तो या तो 1 घटेगा या बढ़ेगा, तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, यानी कि ए में कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, नो चेंज। जेड बदलेगा, जेड बदलेगा, किससे बदलेगा, 1 से। या तो 1 बढ़ेगा या फिर 1 घटेगा, या तो 1 बढ़ेगा या फिर 1 घटेगा। अब देखो इसकी क्रिया को ध्यान से देखना। पहले देखते हैं पॉजिट्रॉन उत्सर्जन। पॉजिट्रॉन उत्सर्जन, पॉजिट्रॉन क्या होता है, बीटा पॉजिटिव, यानी कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें क्या होता है, आवेश होता है -1, तो उसको लिखेंगे -1 E और 0, -1 E 0। ऐसे तो लिखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन को, किसको लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो पॉजिट्रॉन को लिखते हैं +1 E 0, ये हो गया पॉजिट्रॉन, ठीक है। इस पे आवेश नेगेटिव, इस पे आवेश होता है पॉजिटिव। समझ गए। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन, तो पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन मतलब ये उत्सर्जन होगा, यानी कि 1 बाहर निकलेगा, यानी कि 1 बाहर निकलेगा, तो क्या होगा, 1 की कमी होगी। तो देखो
जेड एक्स है, तो मैंने माना कि क्या बन गया, नया नाभिक वाई बन गया, तो ए में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जेड एक घट गया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर इसने ले लिया, किसने ले लिया? पॉजिट्रॉन ले लिया। अब एक और चीज़ बनती है यहाँ पे न्यूट्रिनो, साथ में बनता न्यूट्रिनो। जब भी पॉजिट्रॉन बनेगा साथ में क्या बनेगा? न्यूट्रिनो। एग्जाम में समीकरण दे सकते हैं, बहुत बड़ी से लंबी समीकरण दे देंगे, यहाँ दे देंगे न्यूट्रिनो, यहाँ दे देंगे एक्स। बताओ एक्स कौन सा कण उपस्थित हुआ? आपको सीधा सा लिखना है, कुछ सोचना भी नहीं है आपको, तो वो भी नहीं देखना कि क्या क्या बड़ा घटा, क्योंकि जब भी न्यूट्रिनो निकलेगा तब साफ बात है वो क्या होगा? पॉजिट्रॉन ही होगा। पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो साथ में निकलते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो वो दोनों साथ में निकलते हैं, ध्यान रखना। तो ये तो हो जाएगा पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन, ये हो जाएगा पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन, ये ध्यान रखना, ठीक है। पॉजिट्रॉन ऐसे होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने ये +1 बीटा, इसको आप ऐसे +1 E0 भी लिख सकते हो, समझ गए। अब आता है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा माइनस, तो जेड एक्स ए। अब इलेक्ट्रॉन का माइनस उत्सर्जन, तो देखो ये इस साइड और इस साइड सेम होना चाहिए। यहाँ देखो ये और ये जोड़ो तो जेड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये और ये जोड़ने पे जेड आना चाहिए। तो देखो ये किस में होना चाहिए? +1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? +1, यानी कि एक बढ़ जाएगा, इसमें तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ एक बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ इसको लिख लेंगे माइनस बीटा 0, समझ गए, माइनस बीटा 0। और यहाँ हमेशा निकलेगा एक एंटी न्यूट्रिनो, क्या निकलेगा? एंटी न्यूट्रिनो। इसको शो करेंगे किससे? ऐसे, न्यूट्रिनो को ऐसे, एंटी न्यूट्रिनो को ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, समझ गए। दोनों को ध्यान से समझ लेना, जब भी पॉजिट्रॉन निकलेगा साथ में न्यूट्रिनो आएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा साथ में एंटी न्यूट्रिनो आएगा। जब पॉजिट्रॉन निकलेगा तो एक की होगी कमी, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक बढ़ेगा, जबकि इसमें ए में कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब देखो न्यूट्रिनो तथा एंटी न्यूट्रिनो दोनों का क्या होता है? विराम, द्रव्यमान व आवेश शून्य होता है। ये न्यूट्रिनो और जो एंटी न्यूट्रिनो है, इन पे ना तो कोई द्रव्यमान होता है और इनका ना ही कोई आवेश होता है, और शून्य होता है, ठीक है। बीटा से में ऊर्जा तथा कोणीय संवेग संरक्षण की पालना को सत्यापित करते हैं। अब देखो ये न्यूट्रिनो और जो एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं ना, वो एक्चुअली क्या होता है कि भाई कि ये शो करते हैं कि जो पूरी अभिक्रिया हो रही है उसमें ऊर्जा संरक्षण वो तो होता ही है हमेशा, साथ साथ कोणीय संवेग संरक्षण की भी पालना होती है, समझ गए। हाँ, क्योंकि न्यूट्रिनो के जो संवेग है उसकी दिशा और जो चक्रणीय दिशा वो सेम रहती है, जबकि इसमें उल्टा रहता है। एंटी न्यूट्रिनो में उल्टा रहता है, इसमें सेम रहता है चक्रणीय दिशा वगैरह, ठीक है। खैर उसके इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है अपने को। अब देखो नीचे 2 समीकरण दिए मैंने, ये इनको ध्यान से देखो, इनको ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो एक है 0n1 यानी कि न्यूट्रॉन, एक क्या है? 0n1 यानी कि न्यूट्रॉन, ठीक है। और दूसरा है 1p1, p1 यानी क्या हुआ? ये हो गया प्रोटॉन, इसको मैं बहुत ज़्यादा 1h1 भी लिखते हैं, ठीक है। मैंने पीछे जब सब समीकरण बताई उसमें मैंने 1h1 भी लिखा था, तो ये भी क्या है? वही है प्रोटॉन, और इसको भी क्या बोलते हैं? प्रोटॉन ही बोलते हैं, समझ गए। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल थोड़ा कोई भी चीज़ देखो ठंडे दिमाग से सोचना आपको, ठीक है। तो 1h1 यानी कि ये भी क्या है? प्रोटॉन है, ये भी क्या है? प्रोटॉन है, समझ गए। हाँ, तो देखो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन किस किस में टूटता है? ये टूट गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन किस में टूटता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, समझ गए। ध्यान रखना ये मैं सब बात, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूटता है। तो न्यूट्रॉन टूटेगा तो क्या होगा? ये बना इलेक्ट्रॉन, तो इसका 0 था तो इसका 1 बढ़ जाएगा, देखो 1 बढ़ रहा है जब भी निकलता है इलेक्ट्रॉन तब, और ये भी -1, और इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा, देख लिया। तो ये बन रहा है, मतलब न्यूट्रॉन के टूटने से क्या बनता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनते हैं, न्यूट्रॉन के टूटने और इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अब देखो 1p1 यानी कि जो, तो प्रोटॉन भी फिर से 2 पार्ट में टूट सकता है। किस किस में टूट सकता है? न्यूट्रॉन में टूट सकता है और पॉजिट्रॉन में टूट सकता है। न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। तो देखो इसमें जब भी टूटेगा तो मैंने बताया जब भी ये निकलेगा पॉजिट्रॉन तो एक की क्या हो जाएगी? कमी, ये एक की होगी कमी, ठीक है। ये तो सेम का सेम रहेगा, तो देख लो, तो ये समीकरण ध्यान रखना, समझ गए। न्यूट्रॉन किस किस में टूटता है?
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन टूटता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, जबकि ये प्रोटॉन है वो टूटता है न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। अब देखो एक बात ध्यान रखना, ये अभिक्रिया तो मुक्त अवस्था में हो सकती है, मतलब बाहर भी हो सकती है, ये अभिक्रिया तो मुक्त अवस्था में बाहर भी हो सकती है, ये बाहर नहीं हो सकती, ये अभिक्रिया केवल और केवल नाभिक के अंदर ही हो सकती है, ये अभिक्रिया केवल और केवल नाभिक के अंदर ही हो सकती है, यानी कि नाभिक के अंदर ही न्यूट्रॉन का निर्माण हो सकता है, समझ गए। न्यूट्रॉन का टूटना बाहर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, मुक्त अवस्था में संभव है, समझ गए, लेकिन ये अभिक्रिया केवल और केवल नाभिक के अंदर ही हो सकती है। तो ये हो गया बीटा उत्सर्जन, ये क्या हो गया पूरा बीटा उत्सर्जन। इसको ध्यान से देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है, एक होता है बीटा, एक होता है सॉरी ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन के साथ में न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन के साथ में एंटी न्यूट्रिनो। इन समीकरण को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, बस एग्जाम में यही कहीं कंफ्यूज करेंगे, बस ये चीज़ें ये बेसिक क्लियर है ना। तो ये थ्योरी वोरी में इनको याद करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग आप लोग मतलब याद करते हो जैसे कि मतलब ये रेडियम रेडियम वो सारी अभिक्रिया याद करने की जरूरत कुछ भी नहीं है, समझ गए। आपको ये पता होना चाहिए भाई उसने क्या बोला है, बीटा बोला है, बीटा में क्या बोला है, कौन सा जा रहा है बाहर, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो पता होना चाहिए क्या क्या होगा, अल्फा कण जा रहा है तो पता होना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है। और साथ में न्यूट्रिनो निकलेगा या निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो, समझ गए। हमेशा न्यूट्रिनो इसके पॉजिट्रॉन के साथ निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन के साथ, समझ गए। चलिए अब पढ़ते हैं गामा डी के। अब देखो गामा उत्सर्जन, गामा क्या है, एक टाइप की किरण है, गामा क्या किरण है, जबकि अल्फा और बीटा क्या थे, अल्फा बीटा बीटा थे कण, ध्यान रखना, ठीक है। तो गामा किरण के उत्सर्जन में परमाणु क्रमांक जेड तथा द्रव्यमान संख्या ए अपरिवर्तित रहता है, इनमें कुछ भी बदलाव नहीं होता, जेड और ए में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। रेडियो एक्टिव विघटन में अल्फा व बीटा कण के उत्सर्जन के पश्चात प्राप्त नाभिक उत्तेजित अवस्था में होता है, अतः यह नाभिक वायु किरण का उत्सर्जन कर उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आ जाता है। मैंने बताया था कि भी किसी भी पदार्थ से या तो अल्फा का उत्सर्जन होगा या बीटा का, उसके कुछ देर बाद उससे निकलेगी गामा। तो गामा क्यों निकलती है, क्योंकि उत्सर्जन के पश्चात जो नाभिक होता है वो उत्तेजित अवस्था में होता है, किसमें होता है, उत्तेजित अवस्था में होता है। तो वो क्या करता है, नाभिक वायु किरण का उत्सर्जन करके उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आ जाता है, उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आ जाता है, यानी कि जेड एक्स से कोई क्या है, नाभिक है, वो मैंने स्टार लगाया, इसका मतलब है कि उत्तेजित अवस्था, इसका मतलब है ये शो करता है कि किसमें उत्तेजित अवस्था में है। तो वो क्या करेगा, उत्तेजित अवस्था मतलब वो अपने उच्च ऊर्जा स्तर में है, किसमें, उच्च ऊर्जा स्तर में। तो वो क्या करेगा, उच्च ऊर्जा को त्याग करके मूल अवस्था में आ जाएगा, ऊर्जा को त्याग करके मूल अवस्था में आ जाएगा। और वो ऊर्जा को त्याग करेगा, वो क्या, फोटोन, जो ऊर्जा त्याग करेगा वो किस रूप में बाहर निकलेगी, फोटोन के रूप में, और वो फोटोन क्या है, वही है गामा किरण, जो फोटोन निकलेगा बाहर ऊर्जा युक्त फोटोन, वही क्या है, गामा किरण है, समझ गए। तो इस टाइप से ये गामा किरण निकल जाती है, और जिसकी ऊर्जा क्या होती है, E=hv, जो आपने पढ़ा रखा है, पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है, E=hv, सभी को पता ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, V क्या होता है, ये वेग नहीं होता, ये होता है आवर्ती, ठीक है, यानी कि E=hc/λ, ये होता है पूरा, ठीक है। मतलब जिस तरंग दैर्ध्य की मतलब फोटोन निकलता है उसका आप ऊर्जा निकाल सकते हो। तो वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जंप करेगा तो कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी, और वही ऊर्जा क्या है, वायु किरण, यानी कि गामा किरण की ऊर्जा है, समझ गए। तो ये उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आ जाएगा, किसका उत्सर्जन करके, गामा का उत्सर्जन करके। तो क्या निकलेगा, पहले या तो निकलेगा अल्फा या निकलेगा बीटा, उसके बाद निकलेगा गामा। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नाभिकीय विखंडन। और ये शॉर्ट में इतना जो मैंने बताया वो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।